नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय केंद्र में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय बहुत गुस्से में हैं और उनके गुस्से का कारण जायज़ है। दरअसल उनके मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सीहोर में नर्मदा को छलनी किया जा रहा है। अवैध रेत का खनन चल रहा है, जेसीबी से रेत निकाली जा रही है, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जा रही हैं और इन तमाम सारी चीज़ों के सबूत शिवराज जी के मोबाइल में है। लोगों ने उनके मोबाइल पर भेज दिए वीडियो बना के। तो निश्चित तौर पे शिवराज जी नर्मदा भक्त हैं, नर्मदा को आराध्य अपना देवी मानते हैं और उस नर्मदा को जब छलनी किया जाएगा तो उनको गुस्सा आना स्वाभाविक है। अच्छा, केवल गुस्सा नर्मदा पर ही नहीं आ रहा है, उनको गुस्सा इस बात पर भी आ रहा है कि सीहोर जिले में जिन गरीब लोगों को वन भूमि पे पट्टे मिले हुए हैं, उन पट्टों के नाम से ये जो फॉरेस्ट के अधिकारी है वो अवैध वसूली कर रहे हैं। जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे तो एक पैसे की वसूली नहीं होती थी, लेकिन अब लगातार सीहोर में वसूली हो रही है फॉरेस्ट की, तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। एक और मुद्दा है जिस पर उनको गुस्सा आ रहा है और वो है कि वो खुद केंद्र में कृषि मंत्री हैं और उनके बुधनी क्षेत्र के किसानों को कोई कृषि विभाग कोई मदद ही नहीं कर रहा। मध्य प्रदेश का कृषि विभाग कोई जो एक आर्थिक मदद आती है केंद्र से वो बुधनी तक पहुंच नहीं पा रही है। तो आज मैं इस मुद्दे पे बात करूंगा क्योंकि कल या शायद परसों सीहोर में जो बैठक थी, उस बैठक में जिस तरह शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर की लू उतारी है और लगातार उनने सबूत दिए हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। देख लो आप, उनने बताया, अपने मोबाइल में वीडियो चला के कलेक्टर को बताया कि उनके मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद किस तरह सीहोर में अवैध खनन हो रहा है रेत का, सारे सबूत दिखाए उनने कल। कलेक्टर भी मुझे लगता है नीचे आके करके बैठ गए होंगे क्योंकि वो भी असफल हैं। और इसके अलावा उन्होंने वहाँ जो जिला खनिज अधिकारी है उसकी भी भयंकर डटाई की है और कहा कि चुप रहो, तुमको कुछ नहीं पता, तुम मौके पे नहीं जाते हो। ये सारी चीज़ें अखबारों में छपी है। आज हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे कि आखिर शिवराज जी के हटने के बाद ये सीहोर में हो क्या गया। सीहोर में राम राज्य था, ये अचानक यहाँ कौन सा राज आ गया कि यहाँ हमारी तमाम सारी वसूलियाँ शुरू हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि शिवराज जी ताकत बनी है, आज भी केंद्र में मंत्री हैं और उनके रहते हुए ये सब कुछ हो रहा है, तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। चलिए अपन इसी मुद्दे पर आज बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी से और पूछते हैं आखिर शिवराज जी इतने गुस्से में क्यों हैं। क्या वाकई अवैध रेत के खनन के कारण गुस्से में हैं? क्या वाकई वन भूमि पे जो पट्टे में भ्रष्टाचार हो रहा है उसके कारण नाराज हैं? क्या वाकई किसानों की इतनी चिंता अचानक हुई है कि हम तो दिल्ली से पैसे भेज रहे हैं और बुधनी के किसानों को मदद ही नहीं आ रही है? तो क्या वाकई या कोई और कारण है, समझते हैं। रिजवान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शिवराज जी बहुत गुस्से में है यार जी। एक राम राज्य उन्होंने 17 साल में बनाया था और उनके हटते ही देखो नर्मदा छलनी की जा रही है। जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल सुर्खियों में है शिवराज जी और कभी कभी रहते हैं, कभी यात्रा निकाल देते हैं, कभी बताते हैं कि टाइगर अभी ज़िंदा है। इस बार फिर उन्होंने यही बताने की कोशिश की है और अपनी ही सरकार में जिसमें इतने लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं उसमें उन्हें कलेक्टर को इस तरह से डांटना पड़े, भरी सभा में अधिकारियों को, एक को तो कृषि अपने विभाग का जो उनका विभाग है, हाँ, वो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर है के उपाध्याय, उनसे तो ये कहा है कि यदि अभी मैं मुंह खोल दूंगा तो तेरे खिलाफ FIR हो जाएगी, यहाँ तक बोले। हाँ, जेल भेजने तक की बात। हाँ, तो शिवराज जी कभी कभी ये जलवा दिखाते हैं, इसलिए उन्हें आता है दिखाना। शिवराज जी को सुर्खियों में रहना भी आता है, जलवा दिखाना भी आता है। हाँ, कुछ उपेक्षित से रहते हैं शिवराज जी आजकल। केंद्र में बहुत कोई सुनता नहीं। देखिए, हमने तो ये सुना था जी कि विजय वर्गीय और CM के बीच में जो आर पार की चल रही है जी, उससे वो बड़े खुश थे और वो तो मुख्यमंत्री जी की पीठ थपथपा रहे कि बहुत अच्छे ठीक चल रहा है। जी, बिल्कुल सही है, सुना है हमने, हमारे पास सबूत नहीं है। बिल्कुल सही है रविंद्र भाई कि जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि केंद्र में शिवराज जी कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये तो बिना उनकी मर्जी के तो होता नहीं। ये सुर्खियों में रहता है, ये भी चर्चा में रहता है। अब मध्य प्रदेश में भी अब उन्होंने एकदम से यात्रा निकालने की बात कही थी, फिर उन्होंने कहा कि पूरे उसकी दिल्ली शिकायत हुई थी, तब जाके वो यात्रा बंद हुई थी। जी, उन्हें बाकायदा पैदल यात्रा शुरू कर दी थी। प्रदेश अध्यक्ष ने भी उनसे इस पर चर्चा की थी, दिल्ली ने भी उन पर नाखुशी जाहिर की थी और वो ये कह रहे थे कि इस तरह से वो पूरे प्रदेश में करेंगे और देश के अन्य हिस्सों में भी करेंगे। कुछ नहीं हुआ, तो आखिर नहीं कर पाए। लेकिन फिर अब उसके बाद अब एक नई चीज़ है,
अगर आपको याद हो, शिवराज जी के पूरे जो शासन व्यवस्था है, उनकी जो मुख्यमंत्री काल है, उसमें वो ज़्यादातर अधिकारियों के बड़े चहेते रहे हैं और अधिकारी भी उनके बहुत चहेते रहे। अधिकारी और वो एक दूसरे के बिल्कुल पूरक रहे हैं। लेकिन आखिरी दौर में उन्होंने किसी ने उन्हें ये गुरु मंत्र दे दिया था कि अगर कलेक्टर को, एसपी को, इनको भरी सभा में डांटो, रे कलेक्टर करके बुलाओ, तो पब्लिक खुश होती है, जनता खुश होती है। उनको किसी ने बताया तो इन्होंने खुद भी कहा, इन्होंने स्वीकार किया था, करने लगे थे। हाँ, उन्होंने कहा था, किया भी था। और बाकायदा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी उसमें भी वो अफसरों का अपमान करते थे, हटा देते थे कि टांग दूंगा, गाड़ दूंगा। तो वो एक आध को टंगा था क्या? उन्होंने ट्रांसफर तो मुझे देखा नहीं, इसलिए ट्रांसफर तो किए थे उन्होंने। तो वो नहीं तो उधर ये कहते थे मैं टांग दूंगा। लोग तो मालूम है कभी दफ्तर जाते थे और कलेक्टर नहीं मिलता था तो ऊपर देखते थे टंगा तो नहीं है कहीं। हाँ बिल्कुल, हम तो वो विक्रम और बेताल की कहानियाँ भी हम उसमें ढूंढने लगते थे, इसलिए कि उस समय के जो प्रभारी थे उन्होंने कहा था कि विक्रम विजय होगी और इन्होंने कहा था टांग देंगे, तो हमने सोचा था कि विक्रम बेताल वाला कुछ युग आ गया है मध्य प्रदेश में। लेकिन उस समय की बात से अगर हम अभी की पर आएँ, रविंद्र भाई, रेत की ही बात करते हैं, अवैध उत्खनन की बात, जिसकी मैं क्या सोचा ही रहा था कि एक एक करके अपन जिस पर शिवराज जी बात कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब शिवराज जी ऐसी बात करते हैं। लेकिन जब हम इतिहास पर जाते हैं रविंद्र भाई, तो न जाने कौन कौन से माँ साहब और कौन कौन याद आ जाते हैं इसमें सब कुछ। माँ साहब क्या है? वो एक माँ साहब है, बहुत चर्चा में है। राजस्थान में माँ को माँ साहब कहते हैं? नहीं, वो वाले माँ साहब नहीं, यहाँ भाई वाले माँ साहब। तो वो बहुत चर्चा में है। इवन मैंने तो रविंद्र भाई इस सीमा तक भी देखा है कि जो रेत का ठेकेदार था उस समय का, जो बड़ी ठेका जिसने लिया था, उसके कार्यालय में तक लोगों ने हमला किया, उसके कार्यालय में तोड़फोड़ की, रेत लूट ली, बहुत तरह की चीज़ें की। उनके खिलाफ एफआईआर तक नहीं हुई थी शिवराज जी के युग में। और ये वो माफिया ही थे ना जो इस तरह से करते थे। और बहुत सी गाड़ियों में, डंपरों में चौहान लिखा हुआ था। अब वो कौन थे, क्या थे, ये तो वही बताएं। और अंदर तक पंडुबी किसी कलेक्टर को नहीं डांटा जी, तब तक हमने देखा ही नहीं। तब तो किसी कलेक्टर को नहीं डांटा। बिल्कुल, प्रसाद पाते थे, इनाम आपको लगता है कि ये जो सीहोर जिले में नर्मदा जी, एसपी दोनों, सीहोर जिले में जो नर्मदा जी बह रही हैं, अपन केवल सीहोर जिले की बात कर लेते हैं, तो पहले कभी भी वहाँ पर ये मशीनों से रेत नहीं निकाली गई? हाँ वही, हमारे पास आज भी रविंद्र भाई बड़े ऐसे ऐसे विजुअल हैं जहाँ वो पनडुब्बियाँ टाइप की वो लगी रहती हैं, अंदर तक जाके रेत खनन होता था शिवराज जी के समय। हाँ जी, और बाकायदा डोंगियों से, तो किसी ने वीडियो नहीं भेजे होंगे, अब भेजे। हाँ, वो उस समय बहुत व्यस्त थे, मुख्यमंत्री थे। अब मुख्यमंत्री के पास इतनी छोटी छोटी चीज़ें देखने का समय होता नहीं है। अब समर्थक भी उस तरह से नहीं बता पाते रहे होंगे, या समर्थक अब ये भी बताते होंगे कि साहब ये अब उस तरह से जैसा पहले आपके दौर में होता था वैसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए अब शायद वो जो भी कारण हो, अब जो भी है वो तो कलेक्टर ही बताएंगे, आंखें नीचे कर ली हैं उन्होंने, ऐसा चर्चा में है। अब वो ही बताएंगे कि वो क्यों हो रहा है उनके युग में। और माइनिंग अधिकारी, गुस्सा क्यों आ रहा है, आपको क्या लग रहा है? भाई ये तो वही है ना कि अगर कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मेरी सुनी नहीं जा रही है, मेरे लोगों की नहीं सुनी जा रही है, या मुझे कुछ कम आंक रहा है ये सिस्टम, ये प्रशासन, तो कभी कभी इस तरह का रिएक्शन। अच्छा, ऐसा गुस्सा हो जाने से अब कलेक्टर उनको यस बॉस कहेगा? भाई कम से कम बेइज्जती से तो हर ही आदमी डरता है। बेइज्जती तो कोई नहीं कर सकता शिवराज जी की। नहीं, शिवराज जी की बेइज्जती नहीं, शिवराज जी ने तो कलेक्टर डर रहा है। भरी सभा में की ना, भरी सभा में की, कोई ऐसा तो किया नहीं। तो अब अच्छा, ये एक तो शय और मार, इसके लिए तो वो चाहते तो मोहन यादव जी को एक फ़ोन करते, मोहन यादव जी पूरे प्रशासन को टाइट थे कि नहीं, आप ये मान के चलो कि मैं पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, सीहोर के मुख्यमंत्री तो शिवराज जी रहेंगे। मोहन जी इतना तो मोहन जी कर ही सकते हैं। मोहन जी बहुत कुछ कई बार कह भी चुके हैं, वहाँ जाकर उनकी देखो पिछली बार यदि आपको याद हो, वहाँ पर कोई वो अभ्यारण्य बन रहा था, शिवराज जी ने विरोध किया तो उन्होंने अभ्यारण्य वापिस ले लिया। बनवा भी शिवराज जी रहे थे, बिगाड़ भी शिवराज जी ने ही दिया उसको, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कभी टकराव का रास्ता नहीं अपनाया ना। शिवराज जी ने ही समय समय पर आंखें तरेरी, बाहें वो की ऊपर की, लेकिन मोहन यादव तो शिवराज जी जैसा कहते हैं लगभग वैसे ही करते हैं। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होता है और शिवराज जी से ही सीखा होगा। अच्छा, आप केवल एक प्रश्न, एक बात ये बता दूं, बताओ। सीखा तो मोहन यादव ने, जो कुछ भी होगा, आप आजकल उनके मंत्री बड़े परेशान हैं बहुत कुछ, शिवराज जी के ही मंत्री इसी तरह की व्यथा सुनाते घूमते थे हम लोगों को, आपको भी अच्छे से याद है, मुझे भी याद है। तो सीखा मोहन यादव ने भी उन्हीं से होगा ये सब कुछ। और जाहिर है कि आप वो केंद्रीय मंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री हैं। एक सवाल का जवाब चाहता हूं आपसे, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से, तटस्थ भाव से। हम किसी के नाम शिवराज जी के, ना मोहन यादव, हम तो वही पत्रकार हैं और जो हमें दिखता है वो हम अपने दर्शकों तक रखते हैं। एक सवाल का जवाब चाहता हूँ, शिवराज जी के पहले, मतलब शिवराज जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके तीनों चारों कार्यकाल अपन देख लें, और इस समय मोहन यादव का कार्यकाल जो चल रहा है, अभी 2 साल हो गए हैं,
आपको लगता है कि बाकी अब मोहन यादव जी के समय में नर्मदा ज़्यादा खतरे में है या इसके पहले ज़्यादा थी? सच कहना है मैं दावे हमारे के चैनल साथ पे आप झूठ भी बोलते हो ये मुझे नहीं पता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बिना किसी को बुरा लगे, कोई लाग लपेट के, कि अवैध उत्खनन तब की अपेक्षा में कम हो गया। अच्छा जी, तब की अपेक्षा शिवराज जी के समय ज़्यादा होता था। बिल्कुल, जाहिर और है। फिर भी गुस्सा हो रहे हैं। अब भाई, अब शिवराज जी को नहीं मालूम था ना, कैसे मालूम होगा उनको? मुख्यमंत्री हैं, उनको कितने ढेर सारे काम होते थे। अब समय है उनके पास। देखिए, देश के केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन देश के केंद्रीय मंत्री तो ये तो पूछ ही सकते थे ना जी, कि जो मुझे आज बता रहे हो अपने कार्यकाल में क्या होता था, ये तो नहीं पूछ सकते। अब क्या पूछा, क्या नहीं पूछा, क्यों कहा, कैसे अच्छा, कहा? अखबारों में तो अपन तब भी छापते थे जी, तो वो भी नहीं पढ़ते थे वो। नहीं, अब अधिकारी कितनी कटिंग भेज रहे हैं, और ज़िलों के कलेक्टर, एसपी तो सब वहाँ उस पूरे प्रदेश के उन्हीं के थे, लेकिन वहाँ के तो ख़ास तौर से उन्हीं की पसंद के होते थे। और ये सब कुछ हो रहा था, उन्हें नहीं मालूम, ये वो जाने। उनके पास उस समय भी इंट था, उनके पास उस समय भी जनसंपर्क था, सब कुछ था उनके पास। तब हो सकता है कि उन्होंने आंखें फेर ली होंगी, चल रहा है चलने दो। उस समय हो सकता है जो मजबूरियाँ आज वर्तमान मुख्यमंत्री की हैं, तब उनकी रही होंगी, ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें। लेकिन रविंद्र भाई, जंगल और ये मैं आपको जंगल भी ला रहा था, अगला क्वेश्चन मेरा जंगल का ही है। जंगल और खनन। शिवराज जी एक बात से बहुत दुखी है जी, कि वो फॉरेस्ट में जो पट्टे दिए जाते हैं 10 साल और 20 साल के, और रिन्यू होते होंगे, तो फॉरेस्ट वाले पैसे बहुत ले रहे हैं बेचारे गरीबों से, जो फॉरेस्ट के पट्टे का रिन्यू करने के नाम से या नए पट्टे बनाने के नाम से मोटी रिश्वत ली जा रही है। ये खुद शिवराज जी ने कही है। वाकई ये हो रहा है या अभी हुआ है या पहले से हो रहा है? रविंद्र जी, मैं जितना कि वन विभाग के, चूँकि मैं उस परिवार से भी आता हूँ, वन विभाग के कामकाज को जितना मैं जानता हूँ, देखिए, जंगल एक अलग तरह की दुनिया है। उसमें इस हद तक दखलंदाजी न सियासत न किसी और की उचित नहीं है। अगर जंगल नहीं बचेंगे तो पर्यावरण नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और हम अपनी पीढ़ी को विरासत में क्या दे जाएंगे? शिवराज जी ने एक अभ्यारण्य नहीं, इसमें शिवराज जी ने जंगल काटने की कहाँ कहा? उन्होंने तो सिर्फ ये कहा है कि जो पट्टे हैं वो ईमानदारी से दो, पैसे मत लो। ये जो पट्टे हैं, ये जो कुछ भी है, सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार के नहीं, केंद्र सरकार के भी हो, तो केंद्र सरकार के मंत्री भी हैं। और इस चीज़ों को देखिए, वहाँ पे जो डीएफओ हैं अर्चना पटेल जी, पूरी गुस्सा उनके प्रति थी जी। ये अर्चना पटेल ठीक से काम नहीं कर रही है, पूरे ऐसा सिस्टम के प्रति गुस्सा थे वो। देखिए, वन विभाग के प्रति, कृषि विभाग के प्रति, कलेक्टर के प्रति, तो सबके प्रति तो गुस्सा था। माइनिंग तो उन्हीं का, वही कलेक्टर के अंडर में ही माइनिंग आता है। और माइनिंग अधिकारी को चौहान है कोई, उनको भी बड़ा उन्होंने डांट पिलाई है। तो पूरे प्रशासन के प्रति से पुलिस बची थी उसमें, अगर उनकी, हो सकता है एसपी साहब बच गए हों किसी कारण से, लेकिन पूरा प्रशासन उनके निशाने पर था। ये भी तो हो सकता है कि एसपी साहब अच्छा काम कर रहे हों, पुलिस के काम से संतुष्ट हों वो। बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है, या अगले बार के लिए रखा हो उन्होंने इसको। अच्छा भाई, ट्रेलर है ये, तो ट्रेलर थोड़ा थोड़ा समय समय पर दिखाना चाहिए, वो दिखा। तो आपको क्या लगता है कि शिवराज जी की कल की जो भूमिका थी सीहोर में, हालांकि एक बात बता दूं, सीहोर मेरे ख्याल है आजकल उनके संसदीय क्षेत्र में नहीं है, शायद एक आध कोई विधानसभा क्षेत्र होगी, लेकिन ज़्यादातर तो इसमें आता है अपने आलोक शर्मा जी के उसमें आता है। केवल बुधनी होगा उनके, आलोक भी तो उन्हीं के नहीं, बुधनी सीहोर जिले का बुधनी केवल है, एक विधानसभा क्षेत्र शायद है, एक या दो हैं शायद। खैर, फिलहाल मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि शिवराज जी ये सब करके क्या संदेश दे रहे हैं, मोहन यादव जी इसे कैसे ग्रहण कर रहे हैं? शिवराज जी ये संदेश दे रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। अधिकारियों को ये बताने की कोशिश है कि मेरे बिना चलेगी नहीं, मेरे बिना रहोगे नहीं, मेरे बिना कुछ यहाँ नहीं होगा कुछ भी। और दूसरा, जनता को ही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मामा तुम्हारे साथ है, और ये जनता को बता। एक काल्पनिक सवाल है जी कि क्या ऐसा आपने एक सवाल और पूछा था, हाँ, बताओ। मोहन जी क्या करेंगे? हाँ, तो शिवराज जी के मामले में बड़े संवेदनशील रहते हैं मोहन यादव। मोहन जी क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, क्या करते हैं, ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल हैं। और कहीं ना कहीं बड़ी शिवराज जी के प्रति तो उनकी बड़ी सहृदयता और सौजन्यता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होता है, कुछ ना कुछ तो करेंगे। नहीं, एक लास्ट सवाल मेरा ये है, क्या आघोषित रूप से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि शिवराज जी को ही सीहोर का सीएम मान लिया जाए, ताकि ये सारा संकट खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, दिग्विजय सिंह, मोहन यादव को फर्क नहीं पड़ता, 50 जिले और हैं उनके लिए। दिग्विजय सिंह के दौर में, क्योंकि देखो शिवराज जी की नाराजगी भारी पड़ जाएगी यार। जी, दिग्विजय सिंह के दौर में
श्रीनिवास तिवारी को कहते थे कि वो हाँ, वो रीवा के ये मुख्यमंत्री। बना ही दिया था, रीवा के सीएम वही थे। हाँ, वो बाकायदा दिग्विजय सिंह मन से घोषणा करते थे, मैंने खुद सुना अपनी कानों से, अपनी आंखों से देखा। तो मोहन यादव भी कर दें, उन्होंने तो जमुना देवी को भी सीएम बना दिया था, सुहास यादव जी, बहुत सारे सीएम। मोहन यादव इनको कर दें और दे दें सीहोर के, भैया चलो सीहोर के मालिक आप, मतलब सीहोर के मुख्यमंत्री, उससे ये विवाद खत्म हो जाएगा। फिर तो जो मामा जी की गुस्सा है कम होगी, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे वो, नहीं मामा की गुस्सा तो कम थोड़ा हो और जाएगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए शिवराज जी के बारे में उनके जो नज़दीक के लोग हैं वो हमेशा कहते हैं कि शिवराज जी ने अपने आप को स्थायी मुख्यमंत्री मान लिया था, तो जब मुख्यमंत्री के पद से वो हटेंगे तब वो क्या करेंगे, क्या सोचेंगे। अब तो 2 साल हो गए, अब तो भरोसा हो गया होगा कि सीएम नहीं है। लेकिन वो अभी भी, क्या 2 साल बाद भी उन्हें भरोसा नहीं है कि वो सीएम नहीं है? नहीं, अभी भी वो कहीं ना कहीं अंदर उनके मुख्यमंत्री जागता है और समय समय पर वो लोगों को बताते हैं और उसी अंदाज, और दूसरा सुर्खियों में रहना। और यदि इन मुद्दों पे प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री जाग गया तो? वो तो जागा हुआ है, जागृत है, इसीलिए तो चीज़ें सीमित रखते हैं वो। अच्छा जागृत है वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने बड़े अहम मुद्दे पे बात की है। दरअसल शिवराज जी को गुस्सा क्यों आया? शिवराज जी मध्य प्रदेश के अत्यंत लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता हैं, और निश्चित तौर पे यदि वो कुछ कह रहे हैं तो उसे ना केवल जिला प्रशासन को बल्कि राज्य सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए। बेशक उनके कार्यकाल में अवैध खनन चला होगा, लेकिन आज यदि वे बंद करने की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे नर्मदा के हित में, नदी के हित में, पर्यावरण के हित में अवैध जो खनन है बंद होना चाहिए। पट्टे जो दिए जाने हैं उस पर जो भ्रष्टाचार है उस पर लगाम लगना चाहिए, और कृषि के जो किसानों को वाकई हक नहीं मिल रहा है, क्योंकि शिवराज जी लड़ेंगे तो फिर कौन लड़ेगा उनके लिए। जो उनकी मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, उस पर केवल प्रशासन नहीं, राज्य सरकार को भी तत्काल एक्शन लेना चाहिए। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।